आज से तकरीबन 400 साल पहले नोस्ट्राडमस नामी एक फ्रेंच एस्ट्रोलॉजर ने कुछ ऐसी प्रिडिक्शंस की थी कि जिनकी सच्चाई हर सदी में कहीं ना कहीं साबित होती आई है। चाहे वो फ्रेंच रेवोल्यूशन हो या हिटलर का राइज हो या फिर एटम बम की तबाही, नोस्ट्राडमस की प्रिडिक्शंस हमें हर सदी में नजर आई है। 1555 में लिखे गए नोस्ट्राडमस के 4 लाइन्स प्रेडिक्शंस आज भी हिस्टोरियंस और एस्ट्रोलॉजर्स को हैरान कर देती हैं। नोस्ट्राडमस की प्रेडिक्शन की वैलिडिटी का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि हमें नोस्ट्राडमस की किताब में यूक्रेन पर रशिया के इन्वेजन का जिक्र भी मिलता है, और रशिया यूक्रेन वार के बारे में नोस्ट्राडमस ने यह पेशीन गोई भी की थी कि इस जंग की वजह से दुनिया को एक ग्रेट वार का सामना भी करना पड़ेगा। और यही मुद्दा मेरी आज की इस वीडियो का असल टॉपिक है। और अगर नोस्ट्राडमस की पेशीन गोइयों को हम एक तरफ रख भी दें तो आज के दौर के मौजूदा डिफेंस एनालिस्ट के मुताबिक दुनिया के मौजूदा हालात एक बहुत बड़ी जंग की तरफ ही जा रहे हैं। मिसाल के तौर पर लीडिंग डिफेंस एनालिस्ट मिखाइल ओ हेनलॉन ने भी अपनी मशहूर किताब दी शिनकाकू पैराडॉक्स में ये वाज़ेह तौर पर लिखा है कि दुनिया में होने वाले लोकल क्राइसिस एक फुल स्केल ग्रेट पावर वार को सरअंजाम देंगे। और बिल्कुल इसी तरह से हाल ही में मैथ्यू क्रोनिंग ने फॉरेन पॉलिसी मैगजीन में लिखे गए अपने एक आर्टिकल में ये दावा किया है कि सारी मेजर डिफेंस थ्योरीज एक ग्रेट पावर वार की तरफ इशारा कर रही है। अगर हम इन थ्योरीज को भी एक तरफ रख दें और अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं तो हमें ये पता चलता है कि इस वक्त की दुनिया में मौजूदा तमाम टेंशन्स अब परमानेंट बन चुकी हैं। यानी ये टेंशन्स और कन्फ्लिक्ट्स अब लंबे अरसे तक चलने वाले हैं। और इन तमाम टेंशन्स और कन्फ्लिक्ट्स के बारे में सबसे पॉपुलर थ्योरी ये है कि इन टेंशन्स की जड़ ईस्ट और वेस्ट के दरमियान बढ़ता हुआ तनाव है, और इसकी एक वाज़ेह मिसाल है रशिया यूक्रेन वार। और ज़्यादातर थ्योरीज के मुताबिक इस ग्रेट पावर वार का सेंटर इंडो पैसिफिक रीजन होगा, क्योंकि इस रीजन में चाइना, जापान, इंडिया और साउथ कोरिया जैसी बड़ी बड़ी इकोनॉमीज लोकेटेड है, और इन तमाम बड़ी ताकतों की आपस में भी नहीं बनती। अगर हम ग्रेट पावर वार के होने की वजूहात पर नज़र दौड़ाएं तो हमें पता चलता है कि वर्ल्ड वार 2 के इख्तिताम पर जब दुनिया ने न्यूक्लियर पावर की एज में कदम रखा था तो उस वक्त की दुनिया ये सोच रही थी कि शायद न्यूक्लियर वेपन्स के आने के बाद आने वाले दिनों में लोग इनकरेज करने की बजाय डिस्करेज करेंगे। लेकिन अब जैसे जैसे न्यूक्लियर वेपन्स की तादाद बढ़ती जा रही है तो वैसे वैसे ही न्यूक्लियर वार के थ्रेट्स भी बढ़ते जा रहे हैं। और इस बात का अंदाज़ा आप इस चीज़ से भी लगा सकते हैं कि अभी कुछ ही माह पहले नॉर्थ कोरिया ने ये ऑफिशियली डिक्लेयर किया है कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल करेगा। और एक वक्त ऐसा भी था कि जब थर्ड वर्ल्ड वार से दुनिया को बचाने के लिए यूनाइटेड नेशंस यानी अक़वाम मुत्तहिदा का क़याम अमल में लाया गया था। लेकिन आज के दिन कलेक्टिव सिक्योरिटी और कॉपरेशन की कमिटमेंट हमें डाइल्यूट होती हुई नज़र आ रही है। और ग्रेट पावर वार आज की दुनिया में इसलिए भी काफ़ी ज़्यादा रेलिवेंट बन गई है क्योंकि आज की दुनिया में मल्टीपल पावर सेंटर्स बन चुके हैं, और इसकी वजह से वर्ल्ड आर्डर में स्टेबिलिटी कम होती हुई नज़र भी आ रही है। क्योंकि अगर हम तारीख पर नज़र दौड़ाएं तो हमें पता चलता है कि इसी मल्टीपोलैरिटी की वजह से यूरोप में वर्ल्ड वार 1 हुई थी। कि वर्ल्ड वार 1 के पीछे यूरोप की 5 बड़ी ताकतें थीं, और अब एक्सपर्ट्स के मुताबिक मौजूदा वर्ल्ड आर्डर में भी कुछ वर्ल्ड वार 1 जैसी सूरत हाल ही पैदा हो रही है, और दुनिया भर में पॉलिटिकल और मिलिट्री कन्फ्लिक्ट्स उभर रहे हैं। और दूसरी तरफ अब अमेरिका और यूरोपियन पावर्स का डिक्लाइन भी ऑब्वियस बन चुका है, क्योंकि एक तरफ जहां यूएसए की इकॉनमी कर्जों में डूबी हुई है तो वहीं पर दूसरी तरफ रशिया अपने नेचुरल रिसोर्सेज और एनर्जी सप्लाई की वजह से एक मेजर पावर बना हुआ है, जबकि दूसरी तरफ चाइना बहुत तेज़ी से इकोनॉमिक ग्रोथ कर रहा है और बहुत जल्द ही चाइना यूएसए से आगे पहुंच जाएगा। और इसी तरह से अगर हम नज़र दौड़ाएं साउथ एशिया में तो साउथ एशिया में इंडिया भी एक मेजर पावर बनकर सामने आ चुका है, और एक्सपर्ट्स के मुताबिक इंडिया जल्द ही जर्मनी और जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरी बड़ी मईशत बन जाएगा। और एक तरफ जहां मशरिक बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा है तो वहीं पर अब मिडल ईस्ट में गल्फ़ कंट्रीज़ भी एक सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक और मिलिट्री मसल रखते हैं।
موجودہ دنیا میں طاقتور ملکوں کی تعداد بڑھ رہی ہے اور ملٹی پولر دنیا میں انسٹیبلٹی کی بڑی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ دشمن کے دشمن کو دوست سمجھا جاتا ہے، اور بعض اوقات ایک ملک اپنے مخالفین کی پاور کو ٹیسٹ کرنے کے لیے بھی اپنے مخالف پر اٹیک کر دیتا ہے، لیکن اگر مخالف لڑنے کو تیار ہو جائے تو پھر بھی جنگ کا ہونا لازم ہو جاتا ہے، اور ورلڈ وار 2 میں بھی بالکل یہی ہوا تھا، کیونکہ ہٹلر کے انڈر جرمنی اپنے مخالفین کو آزمانے کے چکر میں پورے یورپ سے الجھ بیٹھا تھا، اور یہی سب کچھ آج کے دن ولادیمیر پوٹن نے کیا ہے، کیونکہ پیوٹن کو لگا تھا کہ وہ کچھ ہی دنوں میں یوکرین پر قبضہ کر لے گا، اور یہ پیوٹن کی ایک بہت بڑی مس کیلکولیشن تھی۔ اور بالکل اسی طرح سے امریکہ نے افغانستان میں طالبان کی حکومت کو بھی مس کیلکولیٹ کیا تھا، اور 20 سالوں تک جن طالبان کے خلاف امریکہ لڑتا رہا تھا، آج وہی طالبان افغانستان میں حکومت قائم کر چکے ہیں، اور رشیا، چائنا، پاکستان اور ایران کی سپورٹ کی وجہ سے طالبان اب انٹرنیشنلی اپنی لیجیٹیمیسی کو بہت حد تک اسٹیبلش بھی کر چکے ہیں۔ اور اگر میں بات کروں گریٹ پاور وار سے جڑے ہوئے ایک اور فیکٹر کی، یعنی اکانومی کی، تو آج کل سٹیٹس اپنے دشمنوں پر اکانومیکلی بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ ہو چکی ہیں۔ ایک طرف پورا یورپ اب رشیا سے انرجی امپورٹ کر رہا ہے، تو وہیں پر دوسری طرف چائنا اور امریکہ آپس میں سب سے زیادہ ٹریڈ کر رہے ہیں، لیکن اب اس اکنامک ڈیپینڈنس کے خلاف ڈی کپلنگ کا پروسیس بھی شروع ہو چکا ہے۔ مثلا یوکرین پر رشیا کے اٹیک کے بعد میک ڈونلڈ جیسی بڑی کمپنی نے رشیا سے اوور نائٹ ہی پلان کر لیا ہے، جبکہ دوسری طرف امریکہ، یورپ اور جاپان کی نئی لیجسلیشن اور ریگولیشن اب چائنا کے ساتھ ٹریڈ کو ریسٹرکٹ کر رہے ہیں، اور اسی طرح سے چائنا بھی اب خود کو فری ورلڈ سسٹم سے الگ کر رہا ہے، اور چائنیز پریزیڈنٹ شی جن پنگ نے بھی چائنیز فلمز کو وال اسٹریٹ میں رجسٹر کرنے سے منع کر دیا ہے، اور اب کلیئر ہو چکا ہے کہ چائنا کے ساتھ ساتھ دوسرے ملک بھی اپنی اکانومیز کو جنگوں کے لیے پریپیئر کر رہے ہیں۔ مختصر یہ کہ گلوبلائزیشن اب ڈکلائن کی طرف گامزن ہے، اور اس سب کی ایک بہت بڑی وجہ ہے ڈی ڈالرائزیشن کا ٹرینڈ، کیونکہ آج کی دنیا میں ڈی ڈالرائزیشن کا ٹرینڈ بھی بہت زیادہ ابھر رہا ہے، اور مختلف رپورٹس کے مطابق پچھلے سال گلوبل فارن ایکسچینج ریزروز میں ڈالر کا شیئر 59% سے بھی کم ہو گیا تھا، اور اس سب کی بڑی وجہ ہے سعودی عربیہ، ایران اور کئی دوسرے ملکوں کا اب اپنے آئل اور دوسرے ریسورسز کو ایکسپورٹ کرنے کے لیے ڈالرز کی بجائے اپنی ہی کرنسیز کا استعمال۔ ٹو کٹ لانگ سٹوری شارٹ، میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ اب گلوبل سسٹم بہت ہی زیادہ پولرائزڈ ہو چکا ہے، کیونکہ اس میں کئی پولز بن چکے ہیں، اور ان ملٹی پولز کی وجہ سے آنے والے وقتوں میں کوئی بھی میجر وار ہو سکتی ہے۔ میری آج کی ویڈیو پیورلی ایک اوپینین بیسڈ ویڈیو ہے۔ معاملے پر آپ کی کیا اوپینین ہے، کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ تھینک یو۔